Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के एक अगले अंग को। क्या? कोशिका के एक अगले अंग को, जिसका नाम है गुणसूत्र। क्या? गुणसूत्र। क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम। अब पहले इसको देखते हैं कोशिका में है कहाँ, फिर इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ये अपनी कोशिका है। क्या? ये अपनी कोशिका है और ये इसका केंद्रक है। इस केंद्रक को अगर मैं बाहर निकालूं तो इतना बड़ा हो गया। तो इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या? धागेनुमा जाल पाया जाता है। क्या? धागेनुमा जाल पाया जाता है। अब ये जो धागेनुमा पदार्थ है, ये जो धागेनुमा पदार्थ है कहाँ पर? केंद्रक में। किसी बात हो रही है? केंद्रक की बात हो रही है। तो इस धागेनुमा पदार्थ को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या? धागेनुमा पदार्थ क्या है? क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। ठीक। और ये धागेनुमा संरचना एक जाल बना लेता है। क्या? जाल बना लेता है। तो इसे क्रोमेटिन जलिका भी बोलते हैं। क्या? क्रोमेटिन जलिका। क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्या? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी तरह क्रोमेटिन रेटिकुलम। ठीक है। अब जब कोशिका विभाजन, क्या? कोशिका जब विभाजन शुरू होता है तब ये जो धागा है छोटा छोटा बन जाता है, गांठ के रूप में ऐसे छोटा छोटा हो जाता है। पहले तो धागेनुमा बचा होता है, फिर बाद में जब कोशिका विभाजित होने लगती है तो ये छोटा छोटा धागा हो जाता है। क्या? छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्या? छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तभी इस टुकड़े को, क्या? छोटे छोटे टुकड़े, और इस छोटे टुकड़े को तब बोलते हैं गुणसूत्र। क्या? गुणसूत्र। ठीक है। तब क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। अब यहाँ एक पॉइंट और आप जान लीजिए, फिर हम लोग गुणसूत्र पर आते हैं। तब इसे गुणसूत्र बोलते हैं जब ये धागा क्या हो जाता है? छोटा छोटा हो जाता है। ये गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है और ये गुणसूत्र जो है इसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। क्या? अनुवांशिक पदार्थ। क्या? आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। अब आनुवांशिक पदार्थ क्यों बोलते हैं अभी हम लोग देखते हैं। अब कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक के अलावा भी तो कहीं पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो किसमें पाया जाएगा? यमटी में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है ना, तो वो भी अनुवांशिक पदार्थ है। इसी तरह लवक में देखेंगे तो लवक में भी पाया जाएगा। क्या? प्लास्टिड्स, उसमें भी पाया जाएगा। तो जब उसमें पाया जाएगा तब इसको बोलते हैं प्लाज्मोजीन। क्या? प्लाज्मोजीन। प्लाज्मोजीन। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा तो बोलेंगे कैंड्रियोजीन। क्या? कैंड्रियोजीन। कांड्रिया बोलते हैं ना, कांड्रिया जीन। और जब लवक में पाया जाएगा तो प्लास्टोजीन। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं कहाँ पर? यहाँ अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक किसे कहते हैं? अनुवांशिक का मतलब ये आपके अगर दादा हैं, क्या? ये आपके दादा हैं। ठीक है। और ये आपके नाना हैं। ठीक है, नाना है। अब इनका चेहरा मोहरा सब कहाँ पर? इनका चेहरा, इनका चेहरा, दोनों का चेहरा किस पर आएगा? इन दोनों के बच्चों पर आएगा। और इधर क्या है? इधर आपके दादी और इधर आपके नानी। अब यहाँ से आप हुए। क्या? यहाँ से आप हुए। ठीक है।
आप हो गए और यहाँ से आपकी मम्मी हो गई। अब आप देखेंगे ना, ये जो आपकी मम्मी और पापा हैं, इनका चेहरा मोहरा किससे मिलता होगा? इनका तो दादा से मिलता होगा, इनका नानी से मिलता होगा। किससे? नानी से मिलता होगा। और जब आप आएंगे तो आपका भी चेहरा मोहरा किससे मिलेगा? पापा से और मम्मी से मिलेगा। ऐसे अगर हम श्रृंखला बनाते जाएं तो आपका चेहरा मोहरा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं क्या? अनुवांशिकता। क्या? अनुवांशिकता, जो सतत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। क्या? सतत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। ठीक है, तो ये अनुवांशिक पदार्थ कौन हुआ? अनुवांशिक पदार्थ ये हुआ गुणसूत्र। क्यों गुणसूत्र हो गया? ये जो आप में ये दिख रहा है क्या, कि आप अपने पापा की तरह, क्या आप अपने पापा की तरह दिखते हैं, आप अपने मम्मी की तरह कैसे मम्मी की तरह दिखते हैं, लड़कियां मम्मी की तरह दिखती हैं ज़्यादा, पापा की तरह आप दिखते हैं। तो ये क्यों दिखते हैं? ये इसी गुणसूत्र के कारण। क्या? इसी गुणसूत्र के कारण। समझ में आया अनुवांशिक पदार्थ क्या हुआ? अनुवांशिक पदार्थ कोई भी वो पदार्थ है जो माता पिता के गुण को बच्चों में क्या करता है? प्रेषित करता है, और फिर बच्चों का गुण उनके बच्चों में प्रेषित करता है। ऐसे जैसे एक एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए कि आपके दादा के दादा के दादा दादा के दादा के बारे में जानते हैं, तो हो सकता है कहीं खोजबीन रिसर्च करके आप नाम पता कर लें, लेकिन उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन आपकी शरीर जो है वो जानती है, उसको याद है कि आपके दादा कैसे थे, तभी तो उनकी तरह दिखेंगे, तभी तो उनकी तरह आप दिखेंगे, आपके शरीर को याद है। ठीक है, अब क्या? अनुवांशिक पदार्थ, ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना। फिर चलते हैं आगे। ये देखिए गुणसूत्र। क्या? गुण। हिंदी में इसका अगर शब्द को क्या करें, विच्छेदित करें, तो गुण में क्या आता है? आपका चाल कैसे है, आपका ढंग कैसे है, आप बोलते कैसे हैं, आपका चाल कैसे है, आपका ढंग कैसे है, आप बोलते कैसे हैं, आपका लंबाई क्या है, क्या लंबाई क्या है, आप क्या बोलते हैं, लंबे हैं या ठिगने हैं या गड्ढा है। गड्ढा मतलब जो छोटा होता है उसको गांव में गड्ढा बोलते हैं। लड़की अगर है तो गड्ढी, बड़ी गड्ढही है। गड्ढही मतलब बड़ी छोटी है, गड्ढा है मतलब बहुत छोटा लड़का है, तो आप गड्ढे हैं या गड्ढही हैं, आप लंबे हैं या ठिगने हैं, आपका शरीर मोटा है या पतला है, आपका चाल, ये सब जितने भी गुण आप में हैं, सब किसके कारण है? इसी गुणसूत्र के कारण है। किसके कारण? ये जो गुणसूत्र है इसी के कारण सब कुछ है। समझ में आया? अब इंग्लिश को देख लीजिए, इंग्लिश के शब्द को। अब इंग्लिश का ये जो क्रोमो है, क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर होता है। क्या? क्रोमो का मतलब कलर होता है, यानी कि रंग। और सोम का मतलब होता है कोई भी बॉडी, कोई भी चीज हो, बॉडी में केवल शरीर ही नहीं आती, कोई भी चीज हो। अब जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी तो एक्चुअली ये दिखता तो है नहीं जल्दी, जब विभाजित होने को होती है कोशिका तब थोड़ा बहुत दिखता है। तो जो चीज़ नहीं दिखती है उसको स्टेन किया जाता है। स्टेन करने का मतलब उसे रंगा जाता है। उसका रंग तो कुछ प्राकृतिक रंग है, लेकिन उस पर दूसरा रंग चढ़ाया जाएगा जिससे वो दिखे। क्या? जिससे वो दिखे। तो चढ़ाया गया रंग तब दो रूप में दिखाइए। पहला दिखा कि बड़ा गहरा रंग है। क्या? बड़ा गहरा रंग। कुछ गुणसूत्र दिखे कि उनका रंग गहरा है, कोई भी रंग हो गहरा, बस काला है तो बहुत काला है, नीला है तो बहुत नीला है, ऐसा समझिए। तो जो गहरा है उस क्रोमेटिन की या गुणसूत्र को हेटेरोक्रोमेटिन बोला गया। क्या? जो बहुत गहरा है। क्या बोला गया? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, अब जो हेटेरोक्रोमेटिन है इसको बताया गया कि ये निष्क्रिय है। क्या? निष्क्रिय है। क्या है ये? निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है? क्योंकि ये डीएनए आरएनए नहीं बना पाता, डीएनए से आरएनए नहीं बना पाता, और नहीं बना पाता तो सूचना कहीं जाएगी नहीं, सूचना जाएगी नहीं तो कोई काम होगा नहीं। ठीक है, इसको आप पॉइंट रखिए। दूसरा, जो कम गहरा यानी कि हल्का रहा। क्या? जो कम गहरा रहा या हल्का रहा, हल्का रंग उस पर चढ़ा, तो उसको बोला गया यूक्रोमेटिन। क्या? यूक्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन। ये सक्रिय है
ये जो पार्ट है ये सक्रिय है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना लेता है, डीएनए से आरएनए बना लेता है, इसलिए ये सक्रिय है। अब इतना आपको समझ में आया क्या? इतना आपको समझ में आया। अब चलते हैं आगे क्या? अब चलते हैं आगे। अब आगे आप देखिए क्या, ये तो मैंने दो भाग में डिवाइड किया रंगने के आधार पर कि दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो गुणसूत्र है, ये जो गुणसूत्र है, इसको एक को हम क्या नहीं करते हैं, बाहर लाते हैं क्या? एक गुणसूत्र को बाहर लाते हैं, फिर देखते हैं। देखिए इधर ही लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या इसको बाहर लाते हैं, लाया जाए बाहर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है क्या? कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब इसको भी देखते चलें। ये जो आपका ये दो पार्ट दिख रहा है, जो आर्म, इसको बोलते हैं आर्म। जो छोटा होता है उसको बोलते हैं क्यू आर्म, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं पी आर्म। ठीक, तो मैं मान लेता हूं इसको छोटा, क्या क्यू आर्म है, ये पी आर्म है। ठीक है, और इन दोनों को, ये दोनों जो भुजा हैं, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड, क्रोमोटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमोटिड बोलेंगे। ठीक है, अब ये दो भुजा जहां पर क्या आप देखेंगे यहां पर जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं संकीर्णन, सॉरी सेंट्रोमियर। क्या? सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। और यहां आपको कुछ गोल दिखाई दे रहा होगा, क्या गोल सा कुछ भाग दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं टेलोमियर। क्या? टेलोमियर। टेलोमियर बड़ा ही उपयोगी है, उसका काम बड़ा निराला है। निराला के काम बहुत अच्छा आप कह सकते हैं, आपके लिए अच्छा किसी के लिए खराब। अभी टेलोमियर जब गुणसूत्र पर टेलोमियर जब आपको दिखेगा बड़ा, तो आप में कोशिका विभाजन बहुत होगी। क्या? कोशिका विभाजन बहुत होगी और आप मोटे चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बुढ़े होंगे ये टेलोमियर छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और विभाजन का कार्य बंद होता जाएगा। तो माना जाता है कि एजिंग इसी से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे हम जीन को पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे एजिंग को। लेकिन आप यहाँ बुढ़ापा में ऐसा होता है तो इसको भी रखा जाता है एजिंग के संदर्भ में, मतलब बूढ़े होने में इसको भी रखा जाता है। अब इस एक पार्ट को मैं यहाँ पर बनाऊँ, कहाँ पर? यहाँ पर। इस पार्ट को मैंने यहाँ पर बनाया, एक को। ठीक है, और उससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे आपको कुछ गोल गोल और संरचना दिखाई देगी, जिसको बोलेंगे सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। और जिसमें संरचना होती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या? सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अब एक को मैंने यहाँ पर एक धागा को सीधा बनाया कि और आपको समझ सके। अब इसमें ऐसे संरचना होगी, ठीक है। अब ये जो इसका ऊपरी भाग है, क्या ये ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं पेलिकल। क्या? पेलिकल मतलब झिल्ली है ना, ऊपरी भाग आप झिल्ली समझिए, पेलिकल। ठीक है, ये हो गया। अब जब विभाजन होने लगता है, क्या जब विभाजन होने लगता है तो कहीं पर ऐसे
जैसे यहीं पर अगर हम इसको ऐसा करके और इसको फिर ऐसे बढ़ा दें, क्या इसको फिर ऐसे बढ़ा दें, तो इस भाग को बोलते हैं संकीर्णन। क्या? संकीर्णन। क्या बोलेंगे? संकीर्णन। हो सकता है आगे भी और हो जाए तो प्राथमिक संकीर्णन या द्वितीय संकीर्णन भी बोलते हैं। अभी एक संकीर्णन यहाँ हो जाता तो एक यहाँ, तो उसको प्राथमिक बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं। क्या? द्वितीय बोलते हैं। अब इस जाल को अगर और बाहर निकाला जाए, क्या इस जाल को, अंदर जो जाल है उसको बाहर निकाला जाए तो क्या होता है? देखिए यहां पर देखिए, उस जाल को बाहर निकाला जा रहा है। मैंने उस जाल को, एक केवल धागे को बाहर निकालने की कोशिश की। तो इसमें देखेंगे आप, क्या गोला 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 कुछ दिख रहा है? क्या गोलीनुमा कुछ दिख रहा है? अब ये जो गोलीनुमा संरचना है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या? न्यूक्लियोसोम। ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोसोम। ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या? हिस्टोन प्रोटीन। ये इसकी सामान्य संरचना क्रोमोसोम की हमने आपको बताने का प्रयास किया। क्या? इस सामान्य संरचना है जिसको मैंने आपको बताने का क्या किया? प्रयास किया। अब इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? डीएनए में जब जाएंगे तब इसके आगे पढ़ेंगे कि इसको अगर और बड़ा करो, ये जो छोटा है इसको और खोलो तो क्या होता है, तो वो डीएनए का भाग हो जाएगा। तो हम लोग उसको डीएनए में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम, डीएनए और जीन लगभग एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे। ठीक है, इतना ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ये तो आपने देख लिया न्यूक्लियोसोम के बारे में और इनकी सामान्य संरचना के बारे में। अभी तो कुछ पॉइंट और जानना ही है। अब चलते हैं, पॉइंट को जानते हैं। ये जो अभी मैंने क्या बनाया था, ये जो आर्म बनाए थे, उस आर्म के आधार पर इसको क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। क्या? आर्म के आधार पर भी क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। उसको भी देख लें। और 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला जो है जिसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। अब टेलोसेंट्रिक क्या है? केवल आप चित्र के माध्यम से समझते चले। टेलोसेंट्रिक, ठीक है, टेलोसेंट्रिक। अब टेलोसेंट्रिक क्या है? ये बीच का सेंट्रोमियर हो गया और केवल इधर ही इधर आर्म है। ये बीच का सेंट्रोमियर, इधर इधर आर्म है, तो उसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। ठीक है। दूसरा है जिसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? ये आर्म भी होगा और उसका यानी कि इधर भी आर्म होगा और इधर भी आर्म होगा, बस ये आर्म छोटा होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तीसरा जो है उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है। इसमें भी सेम इसी प्रकार का होगा, लेकिन ये जो दूसरा आर्म है ऊपर वाला है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आएगा मेटासेंट्रिक। क्या? मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक में दोनों बराबर हो जाएगा। इसकी आर्म, पी आर्म और क्या, पी आर्म और क्यू आर्म दोनों बराबर हो जाएगा। इतना आपको इसमें जानना है। क्या? इतना इसमें आपको जानना है। ठीक है। अब अभी तो हमने गुणसूत्र को बाहर निकालकर दिखाया और उसके विभाजन को दिखाया वहां स्टैंड के आधार पर। एक यहाँ पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने कह सकते हैं बिना चित्र वाला इंफॉर्मेशन लिया नहीं है।
उसको भी लेना जरूरी है। अब बिना चित्र इंफॉर्मेशन क्या, ये गुणसूत्र है ना, ये हर जीवों में इसकी संख्या निश्चित होती है। क्या? हर जीवों में इसकी संख्या निश्चित होती है। मनुष्य है तो इसमें उसमें संख्या इसकी निश्चित है। तो कभी कभी पूछा जाता है, अब मनुष्य में देखें, क्या मनुष्य में क्रोमोसोम कितना है? मनुष्य में क्रोमोसोम 46 पाया जाता है। क्या? 46। कितने? 46। इसको बोलते हैं 23 जोड़ा। क्या? 23 जोड़ा बोलते हैं। क्या? 23 जोड़ा बोलते हैं, ठीक है। और घोड़ा में देखें, क्या घोड़ा में 64 पाया जाता है। क्या? 64 क्रोमोसोम पाया जाता है। जोड़ी की बात नहीं, 64 क्रोमोसोम पाया जाता है। और खरगोश में, कुत्ता में, खरगोश में 44 पाया जाता है। क्या? 44 गुणसूत्र पाया जाता है। गेहूं में 42। क्या? गेहूं में 42 क्या पाया जाएगा? 42। गेहूं में 42 पाया जाएगा, ठीक है। अब मनुष्य, अब इतना आपने देख लिया, यानी ये बताने का अर्थ केवल आपको इतना है कि हर जीवों में क्या होता है, इनका संख्या अलग अलग होता है। और यही संख्या है जो क्या उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा और देखना है, थोड़ा और कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी जो मनुष्य का 23 जोड़ी जो है, क्या 23 जोड़ी, अब इसमें जो 22 जोड़ी हैं उनको 1 से ... 22 तक नाम दिया जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नाम दिया जाता है। और ये जो नंबर 1 है ये सबसे बड़ा है। क्या? सबसे बड़ा है ये, ठीक है। और ये क्या है? सबसे छोटा है। क्या? सबसे छोटा है। समझ में आया? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कम से कम 8-10% हो जाता है अकेला एक ही। क्या? अकेला ही 8-10% हो जाता है। अब हमने बात किया है 23 का। क्या? 23 का। अभी हमने यहाँ पर 22 ही लिखा, एक क्या है। अब इन 22 को, ये 22 जो गुणसूत्र हैं इनको बोला जाता है क्या? अलिंगी गुणसूत्र। क्या? अलिंगी गुणसूत्र। क्या? अलिंगी गुणसूत्र। एक विभाजन आप और देख लिया, क्या? अलिंगी गुणसूत्र। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, ठीक है। अब जो 23वां है, क्या 23वां, उसको बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र, यानी सेक्स क्रोमोसोम। क्या? सेक्स लिंग गुणसूत्र, लिंगी ऐसा लिखिए, सेक्स क्रोमोसोम। अब आपका जो लिंग निर्धारण होता है वो इसी 23वां के द्वारा होता है, उसके द्वारा नहीं होता। उसको आप इसमें भूल जाइए, केवल ये याद रखिए कि अलिंगी गुणसूत्र है यानी ऑटोसोम है, ठीक है। अब ये जो लिंगी गुणसूत्र है इसको 2 भागों में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। क्या? 2 भागों में, बस केवल समझने के लिए। अगर पुरुष है, अगर पुरुष है तो उसमें 2 नाम बताया गया, XY। और अगर महिला है तो उसमें XX, ठीक है। महिला पुरुष का जो कह सकते हैं स्पर्म में 2 प्रकार के गुणसूत्र को बताया गया, महिला और पुरुष दोनों में। महिला में क्या? XX और पुरुष में XY। अब यहाँ पर देखिए X जो है ना वो बड़ा ताकतवर है। क्या? X बड़ा ताकतवर है। ये Y से लगभग 3-4 गुना बड़ा रहता है, 3-4 गुना। और इसमें जीनों की संख्या रहती है कम से कम 1000। यहाँ पर Y में देखेंगे जीनों की संख्या 50। Y वाले बड़े कमज़ोर। नेचर ने महिला को बहुत ही मजबूत बनाया है, इसीलिए उनको सस्तता, उनका सम्मान होना चाहिए। सारी शक्ति नेचर ने उनको दी है। एग्जाम्पल आप देखिए, डिलीवरी जब होती है ना तो जितनी दर्द पर एक पुरुष की
मृत्यु हो सकती है। उससे 30 गुना दर्द महिलाएं झेलती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। अब कल्पना करिए कितनी शक्ति है, अदम्य शक्ति। इसीलिए भारतीय कल्चर में क्या बोला, आदि शक्ति, सभी शक्तियों की शक्ति है महिला। ठीक है, बाय द वे, तो 23वां गुरसूत्र यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या 23वां गुरसूत्र यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, सब कुछ हमने तो डिस्कस कर लिया लगभग, लेकिन अभी हम लोगों ने ये नहीं डिस्कस किया कि गुरसूत्र की खोज किसने की थी। क्या गुरसूत्र की खोज किसने की थी, तो बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब उस पॉइंट को देख लें, फिर उसके बाद हम इसके कार्य को देखते हैं। क्या इसके कार्य को देखते हैं। गुरसूत्र की खोज किसने की थी, स्टार्स बर्गर ने। कभी पूछ लिया जाए स्टार्स बर्गर में, ये आप ध्यान रखिएगा। और नाम दिया था वाल्डेयर ने, इसका क्रोमोसोम नाम क्या, वाल्डेयर ने। बस इतना आपको जानना है। क्या इतना आपको जानना है। अब हम लोग चलते हैं क्या इसके काम पर। क्या इसका काम है, किसका, इस गुणसूत्र का। तो काम भी 4-5 काम देख लेते हैं। जब डीएनए पढ़ेंगे तब 4-5 काम देखेंगे, और 4-5 काम यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारा क्या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए देखते हैं पहला काम देखिए। पहला काम ये प्रिंटर के रूप में काम करता है। क्या प्रिंटर के रूप में काम करता है। अगर कल तुलना करें, प्रिंटर के रूप में काम करता है। अब प्रिंटर क्या करता है, कॉपी करता है, जिराक्स करता है। अब एक कॉपी लगा दो, उसी का बार बार जिराक्स करता रहेगा। तो सेम इसी तरह आप मानव के शरीर में देखेंगे ना, तो 200 प्रकार की क्या कोशिका हैं। 200 प्रकार की क्या है कोशिका। जैसे आँख की कोशिका है, अलग है, ब्लड कोशिका अलग है, हृदय की कोशिका अलग है, सब अलग अलग है। तो अब इसको कॉपी करना हुआ, अब पहुंचा, एक उदाहरण से समझिए। माता पिता का समागम हुआ या पुरुष महिला का समागम हुआ, तो वहाँ एक कोशिका का निर्माण हुआ। क्या एक कोशिका का। अब यही क्या करता है, इसी कोशिका की कॉपी धड़ा कॉपी करता रहता है। क्या कॉपी निकालता है, बहुत सारी कोशिकाओं को विभाजित करके एक बच्चे का जन्म देता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि एक ही प्रकार नहीं, यहाँ जो 200 प्रकार है उन सभी का कॉपी करता है। जैसे ये हृदय कोशिका है, तो हृदय कोशिका का जब कॉपी करने लगेगा तो हृदय कोशिका का ही कॉपी करेगा, कॉपी कर देगा, हृदय का निर्माण हो जाएगा। फिर उसी तरह बोन की कोशिका का करेगा, तो ये बोन की कोशिका का, मतलब एक समय पर नहीं करता, ये ध्यान रखना, सब साथ चलता है, लेकिन ये इसी प्रकार का कॉपी जनरेट करेगा। ठीक है, और कहीं भी गलती हो गई थोड़ा भी कॉपी करने में, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। पहला काम ये हो गया। दूसरा, आनुवांशिक पदार्थ। क्या आनुवांशिक पदार्थ का वाहक है, ये हमने देख लिया। क्या आनुवांशिक पदार्थ का वाहक है, जो आप में माता पिता में गुण है वो आप में कैसे आ जाता है, इसी के कारण आता है। क्या इसी के कारण आता है। ठीक है, अगला, कोशिका के सारा मेटाबॉलिज्म। क्या कोशिका का सारा मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को आप देवनागरी लिपि में लिखिए वैसे, और इसका अर्थ होता है जैव रासायनिक क्रिया। किसमें, कोशिका में सारी जो जैव रासायनिक क्रिया है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, सारी जैव रासायनिक क्रिया। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप लिखिए कैटा, यहाँ पर लिखिए एना। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटा काटना, कैटा मतलब काटना, ऐसे कैटाबॉलिज्म काटना, तो काटना का उल्टा निर्माण। ये निर्माण, कैटाबॉलिज्म क्या है, निर्माणकारी प्रक्रिया है। एनाबॉलिज्म तो इसका उल्टा, क्या काटना या टुकड़ा तोड़ने वाली प्रक्रिया है। क्या तोड़ने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इतना काम आप लोग, इसका इतना काम है, और काम तो बहुत सारे हैं, उसको हम लोग डीएनए और जीन में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.